तो फ्रेंड्स, किस तरीके से हम पेशेंट को सही डायग्नोस करें, उसकी क्या एस्पेक्ट हैं, ये एक नया चैप्टर है जो मैंने एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी एंड आयुष प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत मेडिकल वर्ल्ड के सामने रखा है। आप इसको जरूर सुने और शेयर करें लोगों के साथ। हम मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं, आपको कोई बीमारी हुई, हमने मेडिकल डायग्नोसिस डॉक्टर ने की, तो वो वास्तु स्थिति पे होती है, मतलब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे होती है कि क्या फिजिकल एस्पेक्ट है पेशेंट का। और हम इस बात को मिस कर जाते हैं कि जो मन स्थिति है, जो डायनामिक फैक्टर्स हैं, उनका भी योगदान रहता है फिजिकल अपीयरेंस में। ये अभी जो लेटेस्ट रिसर्च वर्क चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मेडिकल साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहे हैं, जिनकी अभी रिसर्च वर्क आना बाकी भी है और होना भी चाहिए, आना भी चाहिए खुल के। उसमें किस तरीके से इन्वायरमेंट, थॉट प्रोसेस, वेव्स, वाइब्रेशन, परिस्थिति किसी भी फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट कर सकती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बीमारी और उसके आगे बढ़ने, उसके सफलता असफलता से जुड़ सकती है। इसके ऊपर एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड स्टडीज हो रही हैं। आई एम श्योर दैट समय के साथ हमारे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स इन स्टडीज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के रूप में सामने रखेंगे। एक नया चैप्टर जो आपके सामने रखा जा रहा है, उसको हम कहते हैं मेडिकल एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी एंड आयुष प्रोटोकॉल्स। इस मेडिकल और एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी में हम इस बात को सामने रखते हैं कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दो एस्पेक्ट पे होते हैं। एक एस्पेक्ट है जो मेडिकल साइंस या मॉडर्न साइंस ने बिल्कुल क्लियर सामने रखा है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। उसमें हम मेडिकल डायग्नोसिस, पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट से इमेजिंग जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, टोमोग्राफी, एमआरआईज, इनके और अलग अलग जो लेटेस्ट रिसर्च वर्क के अंतर्गत इमेजिंग से उन सबसे करते हैं। दूसरा तरीका हो गया पेशेंट की स्थिति को समझने के लिए उसकी मेडिकल डायग्नोसिस, सेकेंडरी फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरे का पूरा अंडरस्टैंडिंग देता है ह्यूमन बीइंग के फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का। लेकिन ये कहीं भी किसी भी पेशेंट की होलिस्टिक प्रेजेंटेशन नहीं करता है। तो होलिस्टिक होने के लिए जो सेकंड मेडिकल सिस्टम्स हैं, जिनको हम कहते हैं नेचुरल मेडिकल सिस्टम या आयुष, ये जहां पे भी रहते हैं आयुष, तो ये एक सेकंड एस्पेक्ट को अंजाम देते हैं। क्या करना चाहिए हमें, वो सामने दो लेवल ऑफ डायग्नोसिस है जो कि मेडिकल साइंस में हमें अब सामने रखना होगा। एक होगी वस्तु स्थिति, जिसपे हम मेडिकल बायोमार्कर्स रखते हैं और असेसमेंट करते हैं। दूसरी होगी मन स्थिति। तो मन स्थिति इज अ डायनामिक व्यू। एक व्यक्ति सिर्फ अपने बॉडी के अपीयरेंस से नहीं होता है, उसकी अपनी छवि, उसके स्वभाव, उसके बिहेवियरल पैटर्न और उसके बॉडी लैंग्वेज से भी होती है। ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये अपियर होती है। तो जो अपियर होती है, इसको हम कहते हैं डायनामिक व्यू। So dynamic part is more a part of life or a part of your behavior, and behavior depends upon what kind of person you are, what kind of person depends upon the स्थिति जिसमें आप बड़े हुए और जिस तरीके से आपने अपने को कल्टीवेट किया। तो ये फिजिकल पार्ट नहीं है, ये आत्मिक पार्ट है। इसको हम कहते हैं डायनामिक यू। सो डायनामिक यू एंड फिजियोलॉजिकल यू, ये दोनों मिलकर ही आपको बनाते हैं और इन्हीं दोनों पे ही बीमारियां ट्रेवल करती हैं। तो फिजियोलॉजिकल यू पे ट्रेवल करती हैं तो हमें दिखता है, और डायनामिक यू पे ट्रेवल करती हैं तो हमें महसूस होता है, दिखता नहीं है। तो जब हमने मेडिकल ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के ऊपर वर्क किया पिछले 25 सालों में, एंड बीइंग एन होम्योपैथिक और होलिस्टिक प्रैक्टिशनर, तो साइंस को मैंने देखा है कि साइंस इज एक्चुअल साइंस इज अ फैक्ट दैट the disease comes at a dynamic level and goes to a physiological and physiology to dynamic। अगर इन दोनों एस्पेक्ट को देखकर हम ट्रीट नहीं करें, या हमारे मेडिकल सिस्टम में ऐसी इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस नहीं डेवलप हो जो कि दोनों एस्पेक्ट को एक साथ ट्रीट करके पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन दे और पेशेंट को ट्रेन करे कि किस तरीके से वो मनस्थिति को कंट्रोल करे, और बॉडी की स्थिति में जो चेंजेस आ चुके हैं उसमें अगर रिपेयर वर्क चाहिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, या उसमें आपको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट चाहिए जिसमें सर्जरी कर सकती है। कभी कभी पैच वर्क से भी हमें जीवन चलाना पड़ता है अगर बीमारी बहुत एडवांस है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए किसी क्रॉनिक बीमारी में, तो वो वहां पे मॉडर्न साइंस कंप्लीटली फेल होते आई है। मेडिकल फैक्ट, चाहे जितने हॉस्पिटल्स और उस पर हम स्पेंड करें, वहां पे होलिस्टिक साइंसेस, योगा का बहुत महत्व है। तो बीमारी को डायनामिक लेवल पे और फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो भी डॉक्टर ट्रीट करे, चाहे वो जो भी मेडिसिन का यूज करे, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, जुडिशियसली यूज करे, तो वो पेशेंट को वाकई में बीमारी से निकाल सकता है और पेशेंट की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता है, जिसको हम कहते हैं। और यही फ्यूचर ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। सो डॉक्टर तभी डायनामिक यू को समझ सकता है, वो किताबों से नहीं समझ सकता, उसको एक्सपेरिमेंटल
फिर एक्सपेरिमेंटल साधनाओं में जुड़ना होगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल साधनाओं पे जुड़ते हैं, योगा को एक्चुअली में अपने लाइफ में अख्तियार करते हैं एज ए डॉक्टर, तो हम डायनामिक योग को समझ पाते हैं और फिर पेशेंट को कुंजी दे पाते हैं कि वो उसको कैसे ठीक करके निकाल सकता है। क्योंकि आपके पास कुंजी के रूप में मेडिसिन है, वहां पे सर्जरी है फिजियोलॉजिकल पार्ट के लिए, लेकिन डायनामिक योग के लिए आपके पास कुछ नहीं है। सो हम किसी को सजेस्ट करें या किसी को प्रेरित करें, उसकी तुलना में हम उसको एक्सपेरिमेंटल या पार्टिसिपेट कराएं और उसको पूंजी दें कि उस पार्टिसिपेशन में उसके लिए दवाई का काम क्या कर सकती। तो वहां पे रोल आता है सेकेंड जनरेशन थेरापेटिक्स का, जिसमें हम योगा, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, चेंज इन लाइफ स्टाइल्स में एक्सपेरिमेंटल पार्ट क्या है उसकी कुंजी देते हैं, और वो कुंजी उस पेशेंट को प्रेरित करती है और उसकी बीमारी को डायनामिक लेवल पे भी डील करती है, और फिजियोलॉजिकल लेवल पे हम सेफ मेडिसिन से डील कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस को अगर एलोपैथिक भी डीलिंग हुई है किसी मेजर बीमारी की एडवांस स्टेज पे, तो वो भी डायनामिक के साथ होनी चाहिए। और इस पकड़ को, इस लाइन ऑफ एक्शन को, इस न्यू मेथोडोलॉजी को हमने सेकेंड जनरेशन थेरापेटिक्स कहा है, क्योंकि होम्योपैथी विदा का डॉक्टर, इसलिए मैंने इसको कहा है सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स। लेकिन ये सभी मेडिकल फिटर्निटी के लिए और पेशेंट्स के बीमारी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, मनस्थिति एंड वास्तुस्थिति, दैट इज अ माइंड बॉडी हीलिंग डायग्नोसिस एंड physiological diagnosis go hand in hand, and a future doctor who aims at treating patients with minimal drugs or no drugs should be a big yogi and should know how to do a sadhana and should be well trained with the scientific aspect, and all these three are the part of the brain faculty. So friends, एक नई थॉट प्रोसेस के साथ मैंने आपको इन चीज़ों के साथ अवगत कराया। मैं मेडिकली इनको डॉक्यूमेंट करता हूँ और एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी एंड आयुष प्रोटोकॉल्स के ऊपर हम वर्क करते हैं। आपको कुछ भी जानना हो, पूछना हो, आप मुझे लिख सकते हैं। आप ऐसी स्थिति में मेरे टीम से मिलकर मुझसे मिल सकते हैं, और मुझे इन बात को सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपके अंडर बैठे ईश्वर के लिए नमन। ऑल द बेस्ट।